स्पोर्ट्स मैगजीन खेल के मैदान से लेकर हम हाजिर हैं। आज सबसे पहले बात करेंगे साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज की T20 सीरीज। जी, करीबी सीरीज रही, लेकिन एक बात बता दीजिए आप मुझे, वेस्ट इंडीज से अपने सारे पुराने खिलाड़ियों को लाया था। बिल्कुल लाया सीरीज में। साउथ अफ्रीका तो 3-2 से जीत गया, बड़ा कांटे का मुकाबला रहा। डिकॉक ने क्या रहा उनका रोल पुराने खिलाड़ियों को? बताऊंगा तब। शम्सी मैन ऑफ द सीरीज है, ऐसी बॉलिंग की उन्होंने। वो दुनिया के नंबर 1 बॉलर है T20 में। देखिए इसमें गेल है, रसल है, सिमंस है, ब्रेवो है, फीडल एडवर्ड्स है। वो पता नहीं कहां से पैदा हुए, आपने भी याद ही नहीं हुआ आपको। फीडल एडवर्ड्स साइड से बॉल फेंकते थे, तो आगे इनमें सारे फेल हो गए ऑलमोस्ट। एक आदमी सिमंस की, एक बॉलिंग परफॉर्मेंस ब्रेवो की, रसल का फेलियर, गेल का फेलियर। वेस्ट इंडीज जो वर्ल्ड कप के लिए टीम बना रहा है, कुछ नजरसानी बिल्कुल सही। और वहां से श्रीलंका की टीम इंग्लैंड से पिटे जा रही है। बिल्कुल कुछ भी हाथ ही नहीं आ रहा, कुछ हाथ नहीं आ रहा है। तो इंग्लैंड की टीम इस फॉर्म में है। अब पाकिस्तान की टीम भी वहां आ रही है। सही है। वो क्या चांसेस रहेंगे? टफ है पाकिस्तान के लिए सिचुएशन। एक तो इंग्लैंड मैच फिट है, मैच प्रैक्टिस में इंग्लैंड भी पीक ऑफ द फॉर्म पे नहीं है जो वो खेल रहे हैं। जी, जो इंग्लैंड जाना चाहता उस फॉर्म पे नहीं है जो वो वनडे खेल रहे थे पिछले साल या 2 साल पहले। लेकिन इंग्लैंड T20 और वनडे बहुत से श्रीलंका के साथ एक टीम का एक यूनिट बन के खेल रहा है। और पाकिस्तान की टीम में एज यूजुअल अभी भी अनसर्टेनिटी है, कौन से 11 होंगे। बिल्कुल, वो सबसे ये एक बड़ा मसला है उनका कि कौन खेलेगा, कब खेलेगा, किसका क्या रोल है, ये भी डिफाइंड नहीं है। तो ये एक इशू रहेगा कि बीच में एक आएगा हिट मारने, वो हिट नहीं मार सकेगा। फिर जो ओपनर है वो नंबर 5 पे निकलेगा। और कुछ प्लेयर आपने सेलेक्ट किए, उनको एनुअल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं दिया है, वो डिसहार्टेंड ऑलरेडी होंगे। तो पाकिस्तान हैज इश्यूज। सीरीज टफ है, पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी है, मैच विनर है कुछ टीम में पाकिस्तान की, कमाल भी कर सकते हैं, मगर इंग्लैंड है। एक सवाल इसी हवाले से हम तक पहुंचा है। ये पूछते हैं दानिश आफाकी। ये कहते हैं कि 2019 के बाद हसन अली फिर से वापस आ रहे हैं इंग्लैंड में। उन्होंने उस वक्त 26 विकेटें ली। हाँ, उन्होंने जो दौरे 2 किए हैं। जी। तो क्या उनकी कैसी कारकर्दगी रहेगी वहां? देखिए वो मैन ऑफ द सीरीज है चैंपियंस ट्रॉफी में, उसके बाद भी अच्छा खेला और इसके पीक ऑफ फॉर्म में जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं और बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं हसन अली। अब हसन अली को इस्तेमाल कैसे करेगा, कैप्टन डिपेंड इस पे करता है कि किस जगहों पे किस लिए, क्या वो विकेट टेकिंग बॉलर होंगे, बीच में आएंगे, या वो लॉन्ग स्पेल पे निकलेंगे। वैसे विकेट टेकिंग बॉलर हैं, उनको उसी तरह इस्तेमाल किया जाए। और बॉलिंग कोच उनको कैसे गाइड करता है इंग्लिश कंडीशन में। ये नहीं है कि वो इंग्लैंड में खेले हैं तो अब उनको सब पता है, वकार उनसे बहुत ज्यादा इंग्लैंड में खेले हैं, बिल्कुल काउंटी भी खेले हैं सैकड़ों में, तो उनकी बात सुननी होगी उनको। बिल्कुल। और अब क्रिकेट से आते हैं यूरोपियन चैंपियनशिप के बाद, फुटबॉल की तरफ कल क्वार्टर फाइनल्स खेले। बिल्कुल, अब सेमीफाइनल लगता है हो गई है। और डेनमार्क है, इंग्लैंड है, स्पेन है, और मैंने जो कहा था प्री टूर्नामेंट फेवरेट वो इटली है। मैंने 2 की बात की थी पहले, इन 4 में से स्पेन की और इटली की। और मैंने कहा था कि एक और टीम जो है जो मुझे थ्रेटनिंग, वो थी हॉलैंड की और बेल्जियम की। अब देखिए डेनमार्क सरप्राइज पैकेट है, लेकिन इस बारे में साजिद सुडार से हमने तासुरात लिए हैं यूरोपियन क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल के एक्सपेक्टेशंस के बारे में। आइए देखते हैं। यूरो 2020 की अगर हम बात करें तो 4 टीमें जो सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं वो हैं इटली, स्पेन, डेनमार्क और इंग्लैंड। सो अब 2 सेमीफाइनल मैचेस खेले जाएंगे 6 और 7 तारीख को वेम्बली में। सो इससे पहले कि हम सेमीफाइनल पर नज़र मारें तो हम ये देखेंगे कि किस टीम ने किस टीम को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली। स्पेन ने स्विट्जरलैंड को हराया 3-1 से टाई ब्रेकर में। इटली ने बेल्जियम को हराया 2-1 से। फिर जाके डेनमार्क ने 2-1 से चेक रिपब्लिक को हराया। और लास्ट जो क्वार्टर फाइनल गेम था वो था इंग्लैंड और यूक्रेन के दरमियान, जो इंग्लैंड ने 4-0 से जीत लिया। अब जो पहला सेमीफाइनल गेम खेला जाएगा वो खेला जाएगा इटली और स्पेन के दरमियान। बहुत इंटरेस्टिंग मैच रहेगा बिकॉज दोनों टीमें डिफरेंट स्टाइल ऑफ प्ले पे बिलीव करती हैं। इट विल बी मोर ऑफ टैक्टिकल बैटल बिटवीन द 2 कोचेस, बिटवीन द 2 टीम्स। सो स्पेन जो है वो अटैकिंग प्ले पे बिलीव करती है। अदर हैंड साइड इटली जो है वो जो है डिफेंडिंग, जो उनका जो कल्चर रहा है उस पर बिलीव करेगी। दे विल कैच द स्पेन ऑन द काउंटर अटैक्स। सो बहुत इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिलेगा। सेकेंड सेमीफाइनल गेम डेनमार्क और इंग्लैंड। डेनमार्क ने अभी तक बहुत अच्छा फुटबॉल खेलकर बहुत शायकीनों का दिल जीत लिया है और डेनमार्क को मोस्ट फेवरेबल टीम माना जाता है इस यूरो 2020 में। बट दिस टाइम दे विल बी फेसिंग इंग्लैंड
जो एक कॉन्फिडेंट टीम है और जो अभी तक अनबीटन है, कोई भी गोल उन्होंने कंसीड वगैरह नहीं किया है. सो अगर इंग्लैंड ये मैच जीत जाती है, सो आई समवेयर बिलीव कि ये जो चैंपियनशिप है फिर इंग्लैंड अपने नाम करने में कामयाब हो जाती है. सो लेट अस सी कि ये जो 2 सेमीफाइनल गेम्स जो अभी 6 और 7 तारीख को खेले जाएंगे, इसमें कौन सी टीम किस टीम पे बारी रहती है और कौन सी 2 टीमें हमें फाइनल में देखने को मिलेगी. सो दिस इज फ्रॉम माय साइड. थैंक यू वेरी मच. ये थे साजिद सुबदार, जी हाँ, मारूफ कोच. बिल्कुल कोच हैं, खिलाड़ी भी नहीं है, और साजिद साहब ने बातें की, वाज़ेह कर दिया कि क्या क्यों हुआ. लेकिन यहाँ दिलचस्प बात क्या है, देखिए डेनमार्क की, डेनमार्क को किसी ने भाव नहीं दिया था जी. डेनमार्क ऐसे ही खेलता रहा है. 1992 में वो यूरोपियन चैंपियनशिप जीत गए. पता है रशीद हुआ क्या कि वो क्वालिफाई नहीं किए. यूगोस्लाविया में जब टुकड़े होने थे उन मुल्कों के, आपस में झगड़े हो गए, वार हो गई, तो फीफा ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया. जो नेक्स्ट बेस्ट टीम थी डेनमार्क की को लाए कि अब हमें खाना पूरी करनी है, तो नेक्स्ट बेस्ट तुम क्वालिफायर है, तुम आओ. वो चैंपियनशिप जीत के चले गए जर्मनी को फाइनल में, वर्ल्ड चैंपियन को 2-0 से हरा के. सही बात. तो ये यूरोपियन चैंपियनशिप के सरप्राइज मशहूर हैं. ग्रीस ने भी जीता, पोर्चुगल ने भी जीता, वो कोई भी जीत सकता है. चंद सवाल प्रोग्राम में और शामिल करते हैं जी. ये सवाल पूछा है हमसे वाजिद गुलजार ने बांडीपुरा से. आप लिखते हैं कि बिग 3 के प्लेयर्स की ही अमूमन बात होती है, हमने किसी और ज्यादातर खिलाड़ी की बात होते नहीं देखा. कहते हैं कि पिछले दिनों मैंने 1996 की अरविंद डिसिल्वा की इनिंग्स देखी, वर्ल्ड कप फाइनल की, तो मैं तो हैरान रह गया. लेकिन हम तो उनको जानते ही नहीं है, उनकी बात क्यों नहीं. बिल्कुल सही है, ये हम इस प्रोग्राम में ऐसी बातें करते हैं. मैंने आपको उस दिन एंडी फ्लावर की बात कही थी, कहा था उन पे बात करेंगे, और उसी हफ्ते एंडी फ्लावर हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए. बिल्कुल कि गिलक्रिस्ट धोनी, एंडी फ्लावर उनसे बड़े प्लेयर निकले. एक बात यही है, अरविंद डिसिल्वा जैसा बैट्समैन ही पैदा नहीं किया है श्रीलंका ने. जबरदस्त है जयवर्धने, जबरदस्त है संगकारा, लेकिन उस फेयर स्पेस को जो वो खेलते थे, उन बॉलिंग को इंडिया में आके जो नहीं बनाते थे, और बाउंसर और स्टैंड्स में बॉल, छक्का सीधा, नो बाउंड्री उनके केस में. तो उनको कहते थे मैड मैक्स ऑफ क्रिकेट. मैड मैक्स मेल गिब्सन थे ना, वो फिल्में बनाई थी. बिल्कुल जबरदस्त. तो वैसे ही वो पड़ गए तो पड़ गए पीछे. बिल्कुल बहुत बेमिसाल खिलाड़ी, इसमें कोई दो राय नहीं है. बहुत सारे, आपका कहना सही है कि बहुत सारे खिलाड़ी छोटी टीमों के ऐसे हैं जिनकी बात हम करते हैं सिर्फ, मुझे लगता है. डारोफ ने पूर्वाला चाडोरा से पूछा है कि बुमराह को टेस्ट मैचेस से निकाल देना चाहिए. अच्छा, कहते हैं कि, और दूसरी बात, जडेजा को सिर्फ एशियन कंडीशंस में खिलाना चाहिए. जब न्यूजीलैंड ने टेस्ट चैंपियनशिप जीती, कोहली के मुंह से एक बात भी उनकी तारीफ में नहीं निकली. ये सही है, लास्ट पार्ट आपका बिल्कुल सही है, मैं भी एग्री करता हूँ. बड़ा प्लेयर वो होता है जो दूसरे की तारीफ एक्नॉलेज कर ले, जैसे शास्त्री ने एक्नॉलेज किया. बिल्कुल, वो भी तो कोच हैं. तो वो जो पहली बात है, आपको बुमराह नहीं दिखेंगे टेस्ट टीम से, आपकी जजमेंट्स हैं ये कोई एनालिसिस नहीं है. बुमराह विकेट टेकिंग बॉलर हैं, एक मैच की वजह से उनको नहीं निकाला जा सकता. ईशांत शर्मा को निकाला जा सकता है, और जडेजा को एशियन नहीं, ऐसी बात नहीं. मुझे लगता है इंग्लैंड में भी अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, कोई बात ही नहीं. इंग्लैंड में सबको ड्राइनेस की तरफ विकेट जा रहे हैं, और साउथहैम्पटन जैसे विकेट नहीं होंगे, मैनचेस्टर में टर्न होगी बॉल, ओवल में बॉल टर्न होगी. तो ऐसी बात नहीं कि वो सिर्फ इन कंडीशंस में चलते हैं या इधर ही खिलाना चाहिए. वो अच्छे खिलाड़ी हैं जडेजा, लेकिन इंडियन टीम के कुछ और इशूज हैं. गिल हैं, वो जख्मी हो गए हैं, जो ओपनर की जरूरत है नए, और कुछ और बातें हैं इंडियन टीम में जो उनको सुधारनी होंगी. वहां से शास्त्री पे प्रेशर बढ़ रहा है कि इनको निकालो एज कोच, मगर कोहली पे प्रेशर नहीं बढ़ रहा है इनको एज कैप्टन निकालो. कोहली पे ही प्रेशर आना चाहिए. मुझे लगता है कि शास्त्री को रखना चाहिए. देखिए, होल्डिंग ने एक बात कही परसों, बड़ी दिलचस्प, इससे थोड़ी इनडायरेक्टली बात परवेज ने भी कही थी, फिर मैंने एलाबोरेट. जो कोहली जरूर से ज्यादा प्लेयरों से एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है अपनी इमोशन, एक्शन से, हरकतों से, वो उसे कम करना चाहिए, ताकि प्लेयर कम दबाव में रहे. उसकी वजह से प्लेयर दबाव में आते. बिल्कुल सही. और डारोफ का जो अगला सवाल है शकीबुल हसन के बारे में, उससे हमने बहुत पिछले दिनों बहुत बात बिल्कुल एक जिक्र होल्डिंग का हुआ. एक बात कहूंगा, होल्डिंग ने रिसेंटली कही, आप हंसेंगे सुन के ये बात, और सुनने वालों ने, देखने वालों ने भी सुनी भी हो सकता है. उनसे कहा गया कि आप आईपीएल में कमेंट्री नहीं करते. उन्होंने कहा नहीं, मैं सिर्फ क्रिकेट की कमेंट्री करता हूं. यानी कि उनकी नजर में क्रिकेट नहीं है. ठीक है, बहरहाल बात हम आगे भी करेंगे. सवाल आपके कुछ और हैं जो प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन अब बात
ओलंपिक्स की बस ख्वाब 2 हाथ की दूरी पे इसी महीने ओलंपिक शुरू हो रहे हैं और आबिद रशीद बाबा बात करेंगे एनिशंट एंड मॉडर्न ओलंपिक्स के आगाज की। ओलंपिक यूनानी लफ्ज ओलंपिया से बना है। यूनान की एक वादी का नाम ओलंपिया है। यह वादी बेहद खूबसूरत और कुशादा है। एक रिवायत के मुताबिक पहला ओलंपिक मुकाबला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 1253 साल पहले हरकोलीज ने शुरू किया। इस रिवायत की कोई तारीखी शहादत मौजूद नहीं है, बल्कि तारीखी एतबार से ये कहा जाता है कि यह मुकाबले 1884 कबल मसीह में शुरू हुए और फिर यह मुकाबले जारी रहे और 776 कबल मसीह से हर 4 साल के बाद ये खेल पाबंदी के साथ होने लगे। उस जमाने में यह दस्तूर था कि ओलंपिक मुकाबले 1 महीने तक बराबर होते रहते थे। जो लोग इन मुकाबलों में हिस्सा लेते उन्हें बड़ी मेहनत तरबियत दी जाती थी। उस जमाने में औरतों को इन मुकाबलों में शिरकत की इजाजत न थी। ओलंपिक में जो लोग 3 मुकाबलों में अव्वल आते उनके मुजस्मे बनाकर ओलंपिया में नस्ब कर दिए जाते थे और जब यह लोग अपने शहर जाते तो आम दरवाजे से दाखिल नहीं होते थे, बल्कि उनके लिए शहर पनाह की दीवार को तोड़कर रास्ता बनाया जाता था। ओलंपिक खेल त्योहार के तौर पर होते थे। इनके शुरू होने से पहले डंडूरचे तमाम यूनान में ऐलान करते कि ओलंपिया के मुकाबले होने वाले हैं। उस जमाने में आपस की लड़ाइयां रोक दी जाती थीं। ऐलान का मकसद ये था कि मुल्क के हर गोशे से लोग बेखौफ व खतर मुकाबलों में शिरकत के लिए आ सकें। इन मुकाबलों में औरतों, गुलामों और गैर यूनानियों को हिस्सा लेने की इजाजत न थी। हिस्सा लेने वालों के लिए ये शर्त थी कि उन्होंने कोई जुर्म न किया हो, उनके अमाल अच्छे और पाकीज़ा हों, उन्होंने कम से कम 10 महीने मुकाबले की तैयारी की हो और आखिरी महीना ओलंपिया में गुजारा हो। मुकाबले से पहले खिलाड़ियों का मुआयना होता और वो खेलों में दयानतदारी से हिस्सा लेने का अहद करते। शायर इन पर नज़में लिखते, संगतराश उनके मुजस्मे बनाते और ये खिलाड़ी मुल्क के बेहतरीन फर्जंद कहे जाते। जैतून के पत्तों का ताज उनके सरों पर रखा जाता। यह यूनानियों के नज़दीक सबसे बड़ा एजाज था। यूनानी ओलंपिक खेलों का यह सिलसिला 394 ईस्वी तक जारी रहा। फिर यह मुकाबले बंद हो गए और ओलंपिया के मैदान में सन्नाटा छा गया। खेलों का यह सिलसिला 1500 साल तक बंद रहा। 19वीं सदी के आखिर में एक फ्रांसीसी नौजवान कोबेतीन ने ओलंपिक खेलों को फिर से शुरू करने की तहरीक शुरू की। उसका ख्याल था दिमाग के साथ जिस्म की नशोनुमा भी जरूरी है। वो खुद ओलंपिया गया और वहां उसने बैनुल-अक़वामी सतह पर खेलों को फिर से शुरू करने की सोची। उन्हें 1894 में दुनिया भर के खेल कूद के नुमाइंदों को दावत दी। यह जलसा बहुत कामयाब हुआ और सब ने तायीद की कि ओलंपिक खेलों को फिर से शुरू किया जाए। चनाचे सबसे पहले यूनान के शहर एथेंस का इंतखाब हुआ और 1896 में 13 मुल्कों से आए हुए तकरीबन 214 खिलाड़ियों ने 6 से 15 अप्रैल तक इन खेलों में हिस्सा लिया। अब ये खेल हर चौथे साल होने लगे और इनकी मकबूलियत बराबर बढ़ती चली गई, लेकिन बदकिस्मती से 1916 में पहले और 1940 और 44 में दूसरे आलमी जंग की वजह से ये खेल नहीं हो सके। 1912 ईस्वी में जब स्वीडन के दारुल खिलाफा स्टॉकहोम में ओलंपिक खेल हुए तो उनमें तमाम बरअज़्मों के लगभग 2500 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इनमें 57 औरतें भी शामिल थीं। 1928 ईस्वी के ओलंपियाई मुकाबले हिंदुस्तान में खेलों की तारीख में बड़ी अहमियत रखते हैं, क्योंकि इनमें हिंदुस्तान ने हॉकी में पहला आलमी सोने का तमगा हासिल किया। इन मुकाबलों की अपनी एक शान है। ओलंपिक खेल शुरू होने से पहले जब खिलाड़ी कदम से कदम मिलाकर स्टेडियम पर चलते हैं तो सबसे आगे यूनान के खिलाड़ी होते हैं। इसके बाद हुरूफ तहजी के एतबार से दूसरे मुल्कों के खिलाड़ी होते हैं। मेज़बान मुल्क के खिलाड़ियों का दस्ता आखिर में होता है। इस मौके पर बेशुमार कबूतर छोड़े जाते हैं और फिर सबकी नजरें उस खिलाड़ी पर पड़ती हैं जो ओलंपिक की मशल लेकर स्टेडियम में दाखिल होता है। ये मशल सबसे पहले ओलंपिया में सूरज की किरणों से रोशन की जाती है। इसे एक के बाद एक खिलाड़ी दूसरे को देता हुआ उस मुल्क की तरफ बढ़ता है जहां उस साल के ओलंपिक मुकाबले होने होते
ہوتے ہیں اور اس طرح یہ مشل ملکوں ملکوں اور شہروں شہروں ہوتی ہوئی وہاں پہنچتی ہے جہاں کھیلوں کے لیے سب لوگ جمع ہوتے ہیں۔ جب تک کھیل جاری رہتے ہیں یہ مشعل جلتی رہتی ہیں اور کھیلوں کے ختم ہونے پر اسے بجھا دیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ اولمپک میں یہ مشعل 1928 عیسوی کے ایمسٹرڈیم اولمپکس میں پہلی بار شامل ہوئی۔ اولمپیائی کھیلوں کا اپنا ایک جھنڈا ہے، اس کی زمین سفید ہے جو امن کی نشانی ہے۔ سفید زمین پر نیلے، پیلے، کالے اور لال رنگوں کے 5 دائرے ہیں جو ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہیں۔ دائرے بین الاقوامی برادری کا نشان ہیں۔ ان 5 رنگوں میں ہر قومی جھنڈے کا کوئی نہ کوئی رنگ شامل ہے۔ یوں یہ دائرے تمام ملکوں کے میل جول کو ظاہر کرتے ہیں۔ اولمپک کا موٹو لاطینی زبان میں ہے، سائٹیس ایلٹیس فورٹیس، جس کے معنی ہیں اور تیز، اور اونچا، اور مضبوط، جو کھلاڑی کو تمام تر قوتوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ 1894 میں یہ موٹو پی ڈیکاربٹین نے اپنے دوست ہنری ڈیڈون سے لیا تھا۔ کھیلوں کی اہم بات محض جیتنا نہیں بلکہ ان میں حصہ لینا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کھیل کو کھیل کے جذبے کے ساتھ کھیلنا چاہیے۔ کھیلوں میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہارنے والا اگرچہ مقابلے میں ہار جاتا ہے لیکن لوگوں کا دل جیتنے میں کامیاب ضرور ہوتا ہے۔ عابد رشید بابا نے بڑی خوبصورت طریقے سے بات کی اور ترتیب میں نے خوبصورت طریقے سے دیا۔ میں ایک اور سوال پڑھوں جی۔ یہ سوال لکھ بھیجا ہے محمد رمضان نے مغل پورہ کپوارہ سے۔ لکھتے ہیں کہ 2010 میں اور 2010 کے بعد مصباح نے ٹیم کو سپاٹ فکسنگ کے معاملے کے بعد سنبھالا۔ بالکل صحیح۔ اس کے بعد ایک اور معاملہ آصف کا سامنے آیا، اس سے بھی ٹیم کو باہر نکالا۔ ان کو اس بات کا کریڈٹ ملنا چاہیے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ان کی صرف ان کا کرٹیسائز ہی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ میں نے تب بارہا کہا تھا، اب لوگ ریئلائز کر رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا اگر ٹیم میں چینج لانا، ٹیم کو سنبھالنا، ان کا کنٹریبیوشن عمران خان سے بہت زیادہ ہے۔ عمران خان، جاوید میانداد، مدثر نظر، محسن خان، وقار یونس، وسیم اکرم اور معین خان، اور وہ گریٹ لیگ اسپنر جس کو بھول گئے آپ، جس نے پاکستان کو درجنوں میں جتایا، مشتاق احمد، ان کے ساتھ کھیلتے تھے۔ یہ آدمی یونس خان کے ساتھ ٹیم لے کے نکلا، ایک بیٹسمین تھا ٹیم میں، ٹیم ختم ہو گئی تھی، جہاں جاتے تھے چور کہتے تھے ان کو، اور اس کے بعد اس نے ٹیم کو سنبھالا۔ صحیح ہے، لیکن دھیرے دھیرے وہ الٹرا ڈیفینسو ہو گئی، اور پھر جب انہوں نے کوچنگ سنبھالی پھر انہوں نے اپنی ساری ریپوٹیشن کا کچرا کر دیا، کیونکہ اس میں وہ کوئی پلان کوئی سمجھ نہیں آتا وہ کیا کر رہے ہیں، کوچ بھی وہ سلیکٹر بن کے۔ وہاں پہ پاکستان میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ عبد القادر نے ایک بات کہی تھی اور بڑی دلچسپ بات کہی تھی کہ مجھے ون ڈے نہیں کھلاتے تھے، تو عمران سے میں نے کہا کہ مجھے ون ڈے میں لاؤ۔ اس نے کہا نہیں، یہ لیگ اسپنر کو نہیں کھلاتے ہیں، آپ رن پڑیں گے بہت۔ اس نے کہا آپ تو دیکھو یا کم سے کم موقع ٹیسٹ کرو، موقع دو۔ انہوں نے کہا چلو پریکٹس میں آپ کو موقع دوں گا۔ کہا کہ آپ بیٹنگ کرنے اور میں بولنگ کروں گا۔ اچھا، عمران آئے اور میں نے سوچا تھا کہ میں نے ایک نئی بال، نئی ایک گگلی میں نے دریافت کی، ان کی گلی بہت بہترین تھی۔ کہا کہ عمران آئے تو عمران کا مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ میں ماروں گا ان کو اور یہ پھر کہیں گے کہ نہیں مجھے نہیں مانا۔ کہا کہ تیسری بال پہ میں نے عمران کو بولڈ کر دیا، تو عمران نے کہا کہ عمران نے مانا نہیں کہ میں بولڈ ہوں۔ نہیں، مجھے پریشانی تھی، میں وہاں سے تھا، میں یہاں سے تھا، ذہن میرا نہیں تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کل اور پریکٹس کرتے ہیں۔ کہا کہ کل چوتھی بال پہ بولڈ کر دیا۔ اس کے بعد کہا نہیں، اب تم ون ڈے میں آ جاؤ۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ لاسٹ اوور اننگ کی لاسٹ 5-7 اووروں میں لیگ اسپنر کا استعمال کس نے شروع کیا؟ 87 کا عالمی کپ چل رہا تھا، عمران خان نے بیٹنگ تو کی، بالنگ نہیں کر سکے، طبیعت ٹھیک نہیں تھی، جاوید میانداد نے بالنگ کیپٹنشپ کی۔ انہوں نے آخری 5 اوور میں لنکا کے ساتھ ہارے ہوئے میچ میں قادر کو استعمال کیا اور کچھ رنوں سے پاکستان میچ جیت گیا۔ یہ میانداد کا برین چائلڈ ہے۔ پچھلے دن یونس خان نے بیٹنگ کوچ کی حیثیت سے استعفیٰ دے دیا، اب کچھ اور باتیں سامنے آ گئی۔ جہاں پہلے کہا تھا کہ وہ میرا رول نہیں ہے ٹیم میں، ان کی کسی ڈیسیجن میکنگ میں ہوں نہیں۔ پھر ایک اور بات بھی اب سامنے آئی اور ان کے انٹرویو میں نے دیکھے اور سنے اور پڑھے، جس میں انہوں نے کہا کہ میں کچھ ٹریٹمنٹ کرتا تھا فیس کی منہ کے اندر۔ اچھا، تو معاملہ یہ تھا کہ میں نے ان کو میل کیا جس دن ٹیم جائے گی میں تب نہیں جا پاؤں گا، مجھے 2 دن کی مہلت دی جائے، میرا 22 کو آخری کمپلیٹ ہو جائے گی ٹریٹمنٹ تو اس کے نیکسٹ ہو جائے گا۔ تو کہا اس کا جواب تو مجھے آیا نہیں۔ اس کے بعد جو انٹرنیشنل
क्रिकेट के उनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनने उनको फ़ोन किया कि क्या बात है जी, आप क्या नहीं आ रहे हैं वगैरह वगैरह। तो इन्हें कहा नहीं जी मैंने मेल किया, कहाँ पे कोई मेल नहीं मिली है। तो कहा नहीं मेरा ऐसे मामला है। तो सुनिए जवाब क्या है उस मैनेजिंग डायरेक्टर का। कहा जी ऐसा नहीं है, आपको तो हम इंग्लैंड नहीं ले जा रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, आपको पता है हफीज का हमने क्या हाल किया था? वो भी लेट आए थे, उनको हमने निकाल दिया था। तो यूनुस खान ने कहा, मैंने उसके बाद कहा आप चुप करें और ना बोलिए, क्योंकि जो आप बोलेंगे वो आपके खिलाफ इस्तेमाल होना है कल को। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, मैं हफीज नहीं हूँ, पहली बात। और दूसरा, आपने क्या अच्छा किया था हफीज के साथ? आपने बुरा किया था। और तीसरी बात, मैं इंग्लैंड जा ही नहीं रहा हूँ, आप क्या निकाल रहे हैं? आप अपनी संभालिए कोचिंग, खुद मैं जाऊंगा ही नहीं, मैं आपकी टीम के साथ नहीं हूँ। कहानी खत्म हो गई। ये एक लेजेंडरी क्रिकेटर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन दे हैव प्रोड्यूस्ड, और टोटली डेडिकेटेड प्लेयर और कोच, उसका वहाँ ये हाल है। उसके साथ कैसे बात की जाती है कि नहीं आना है तो आओ, नहीं तो हम निकाल रहे हो, हफीज को देखो हमने क्या किया। क्या तारीफ हो रही है। और मेरे ख्याल में वहाँ मैनेजमेंट का गलबा है क्रिकेट पे, और मैनेजमेंट प्लेयर फ्रेंडली नहीं है। वो फ्यूडल जमाने के जमींदारों की तरह काम करते हैं। उनके बोर्ड प्रेसिडेंट भी वहाँ प्राइम मिनिस्टर अपने कहता है मेरा दोस्त रख दो, वैसे बनता है ना वहाँ चेयरमैन प्रेसिडेंट। ये ऐसी चीजों का जब इंसान मुताला करता है और देखता है, समझने की कोशिश करता है, हम तो कोशिश ही करेंगे समझने की, क्योंकि इतने मामले और इतने मसले हैं, तो लगता है कि टीम अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद फिर कंसिस्टेंसी क्यों नहीं दिखा। बिल्कुल, वो अजीब से दबाव में होती है, जो दबाव हम नहीं समझ पाते हैं यहाँ देखे कि ये ऐसे खेल रहा है वैसे खेल रहा है, तो लेकिन उसको उस बेचारे पे कुछ और ही गुजरती होती है। मलिक अयाज कुलगाम से पूछते हैं कि फुटबॉल की जो दीवानगी है उसका राज क्या है? एक तो यूनिवर्सल गेम है, दूसरी बात बच्चा बच्चा खेलता है दुनिया, तीसरी बात मुल्कों ने इसको अपनाया ऐसे है कि जैसे हमने क्रिकेट को अपनाया है ना कि सिर्फ तारीफों के लिए। इंडिया में वो टीम जीत गई तो हम आपके साथ हैं, वहां वैसा नहीं है। वो जज्बात जुड़े हैं उनके कि ये मेरे प्लेयर हैं, ये मेरी टीम है, उनको हर कंडीशन में इनका सपोर्ट करना है, एक बात। दूसरा, एक और चीज देखी जाती है जो ब्राजील से शुरू हुई, कुछ और कंट्री से शुरू हुई, जो पसमानदा तबका है, जो निचले लोग हैं इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली या बाकी हिसाबों में, ये उनकी गेम है, ये उनके ऊपर उठने का जरिया है और वो इससे ऊपर उठते हैं। इसीलिए इमोशनली प्लेयर सादियो माने के साथ जुड़ जाते हैं, ड्रोग्बा के साथ जुड़ जाते हैं, बाकी प्लेयरों के साथ जुड़ जाते हैं। एक और सवाल ये तनवीर मागरे पूछते हैं कि कश्मीर में क्रिकेट मैट पर खेली जाती है, तो क्या ये लीगल है? रूल्स क्या कहते हैं क्रिकेट के? ठीक है, लीगल है, इसमें कोई बात नहीं है। मैट पे टेस्ट क्रिकेट भी हुई है, फजल महमूद को मैट मास्टर कहते थे, ऐसी बात नहीं। फिर टर्फ आ गई, लेकिन अच्छा नहीं है खेल के लिए, क्योंकि थोड़ी सी बॉल मारो तो उड़ जाती है, नीचे ये अनइवन सरफेस है तो हाथ पांव टूटते हैं। दूसरी बार टांग लाई लाइन में बॉल की हिट मारी तो लग जाती है, एक अच्छी हाइट पे आती है, जबकि टर्फ विकेट की हाइट वगैरह प्लेस टू प्लेस वेरी विकेट पे करती है, टर्फ टू टर्फ बाउंस वेरी करता है, बॉल पकड़ता है टर्फ फिर आती है उधर, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, ये अच्छा नहीं खेल क्रिकेट के लिए। तो आइए अब हम जवाब देते हैं पिछले क्विज का। जी, वो बॉलर बॉलिंग कर रहा था, हमने कहा था कि इस बॉलर को आप पहचानिए, हमने ये भी क्लू दिया था कि वर्दी से शायद आप टीम पहचानेंगे। जी, ये जुनैद खान थे, ये कार्डिफ में बॉलिंग कर रहे हैं श्रीलंका के खिलाफ। गालिबन ये तस्वीर आपने ली है? जी हाँ, मैंने ली है तस्वीर। हो गए लोग नाराज? नहीं, तस्वीर दिखाई हो जाएगी। और एक देखिए 10 सही जवाब मिले हैं हमें। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें पहचाना, बिल्कुल कमाल है, उन्हें एक्शन पहचाना की। मैं उन 10 दोस्तों के नाम पढ़ूंगा जिन्होंने सही जवाब दिया है। आप हैं आरिफ बाबा बसपुरा श्रीनगर से, वाजिद गुलजार बांडीपुरा से, अरशद बख्श बटिंगो सोपोर से, आबिद शफी आप भी सोपोर से, इश्तियाक वानी चिटे बांडी बांडीपुरा से, डारूफ पूर्वा चाडूरा से, जीएम कुमार आपने जगह का नाम नहीं लिखा है, आसिफ गुल लोलाब कोपारा, उबैद नबी ने भी जगह का नाम नहीं लिखा है, और अंजर खान ने भी जगह का नाम नहीं लिखा है। हमारे आज के जो विनर हैं आप हैं आसिफ गुल लोलाब कोपारा। बहुत बहुत मुबारक सिर्फ आपके सवाल भी होते हैं, आप बाकी प्रोग्राम भी इस चैनल पर देखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के आखिर पर हम आज का क्विज आपसे पूछेंगे, और इस वक्त चूंकि आजकल विंबलडन जारी है, आइए देखते हैं ये खूबसूरत सेगमेंट। टेनिस का ओल्डेस्ट टूर्नामेंट विंबलडन जारी है। विंबलडन लंदन से बाहर थोड़े सबर्ब में एक इलाका है, और
1877 سے विंबलडन खेला जा रहा है, और जिसने यहाँ नहीं खेला कहते टेनिस ने खेला। एवान लैंडल ने 70-80 टाइटल्स जीते, सारे ग्रैंड स्लैम जीते, विंबलडन नहीं जीता। और टाइटल्स को वो कहते थे सबको ले लो और मुझे एक विंबलडन दे दो, कई एक फाइनल हारे। और विंबलडन की कुछ अजीब सी रिवायात हैं, या अपनी रिवायत हैं जो बदली नहीं है उनने, और एक हिसाब से सही भी है अगर वो किसी चीज को मानते हैं कि ये हमारे टूर्नामेंट से जुड़ी है, पुरानी हो या नहीं हो, एक ट्रेडिशन है। सारी ट्रेडिशन खत्म हो रही है, कोई तो जिंदा रहे। पहली बात कि ये पहला ग्रैंड स्लैम है जो किसी मुल्क से जुड़ा नहीं है नाम से, ये एक इलाके के नाम पे है विंबलडन के। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, रोलैंड गैरो ओपन नहीं कहता है, कोई फ्लशिंग मीडोज ओपन नहीं कहता जहां वो खेला जाता है, लेकिन विंबलडन कहा जाता है इलाके के हिसाब से। पहली खास बात कि सबको सफेद कपड़े पहनने होते विंबलडन में। पहले सारे टूर्नामेंट्स में पहनते थे, फिर चैलेंज हुआ कि कलर कपड़े पहनेंगे और डिजाइन वाले कपड़े पहनेंगे, लेकिन विंबलडन ने नहीं माना। वहां आज भी व्हाइट कपड़े पहने जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा यहाँ कॉलर पे एक लाइन या स्कर्ट के नीचे हेम पे एक लाइन, और यहाँ की लाइनिंग में एक लाइन किसी रंग की हो सकती है, वो भी सिर्फ 1 सेंटीमीटर चौड़ी, बाकी सारे वाइट। ये जो 1 सेंटीमीटर की लाइन है ये महदूद है काफ तक, नेक लाइन तक, हेम लाइन तक स्कर्ट की, बस। ये भी वाहिद ऐसा टूर्नामेंट है जो ग्रास पे खेला जाता है, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट। एक जमाने में फॉरेस्ट हिल्स में अमेरिकन ओपन भी ग्रास पे हो जाता था, कभी ऑस्ट्रेलियन ओपन भी हो जाता था, तो लेकिन उन्हें ट्रेडिशन खत्म कर दी। इससे पहले क्वींस क्लब होता है, उसके बाद वाहिद ग्रैंड स्लैम ग्रास पे होता है, और ग्रास अनप्रेडिक्टेबल होता है थोड़ा। इसमें कहते हैं वॉली और सर्व की गेम, यानी बॉल टप्पा खाने से पहले उठा ली वॉली और सर्व अच्छी हो तो लोग जीते हैं, लेकिन ऑफ लेट बेस्टनर भी जीत गए हैं, मगर जिनकी ऑलराउंड गेम अच्छी थी। तो वाइड ग्रैंड स्लैम ऑन ग्रास दूसरी स्पेशलिटी। तीसरी स्पेशलिटी विंबलडन की के रॉयल्टी, जो इंग्लैंड के रॉयल्स हैं, क्वीन है, उनका खानदान है, वो जरूरी मैच देखने आता है। सेंटर कोर्ट में एक रॉयल बॉक्स है, जब प्लेयर दाखिल होते हैं सेंटर कोर्ट में उसकी तरफ ऐसे झुकते हैं, और जब निकलते हैं मैच के बाद तब ऐसे झुकते हैं, वो करते हैं। ये भी एक खास बात सिर्फ विंबलडन की है, रॉयल्टी एंड देन गोइंग टुवर्ड्स रॉयल्टी। इसमें अगर आप स्कोर बोर्ड देखेंगे सारे टूर्नामेंट्स में, ग्रैंड स्लैम्स में, उनमें स्कोर बोर्ड पे लिखा होगा फेडरर, बाटी, इवानोविच, नडाल, लेकिन इसमें कुछ मुख्तलिफ है। इसमें लिखा होता है मिस ग्राफ, मिस ओसाका नोमी, मिस सरीना विलियम्स। ये वही टूर्नामेंट है, ऐसे रेफर किए जाते हैं प्लेयर्स में। जितने टेनिस के टूर्नामेंट हैं ग्रैंड स्लैम समेत, जब आप देखते हैं सेंटर कोर्ट या कोर्स, तो दाएं बाएं कहीं, जैसे फ्रेंच में बैंको डी पेरिस का एड है, किसी में सीको का है, किसी में कोई है, बाकी है। ये वही टूर्नामेंट है जिसके अंदर इन कोर्ट कोई एडवर्टीजमेंट अलाउड नहीं है, ना होती है, नो एडवर्टीजमेंट्स, वो ग्रीन रंग बस, इतना ही। जो बॉल बॉयज और बॉल गर्ल्स हैं वो हर मैच में होती हैं दुनिया में, हर ग्रैंड स्लैम होती है, लेकिन इसमें एक अलग तरीका है उनके बैठने का। देखिए तरीका क्या है, कैसे रहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं दे आर टोल्ड टू बेंड इनटू द बैकग्राउंड, बिकम इनविजिबल एंड नॉट टू बी सीन, सो दे डोंट डिस्टर्ब एनीबॉडी। ये एक तरीका है बॉल बॉयज और बॉल गर्ल्स का। ये वाहिद ग्रैंड स्लैम है जो सेकंड संडे को 15 दिन चलता है, मिडवे ब्रेक आता है, उस दिन कोई मैच नहीं होता है। संडे के बावजूद ज्यादा क्राउड आएगा, लेकिन मिडवे ब्रेक की रिवायत है विंबलडन की, तो मिडवे ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। इस मिडिल संडे को रेस्ट डे मानते हैं। एक चीज जो कसरत से मिलती है विंबलडन के दौरान, इसके इर्द स्टॉल्स में और इंग्लैंड में और लंदन में भी लोग नौश फरमाते हैं, वो है स्ट्रॉबेरी एंड क्रीम। स्ट्रॉबेरी और क्रीम खाने की एक रिवायत है, और जब क्राउड आता है विंबलडन में हर रोज कहते हैं वो 10,000 पोर्शंस ऑफ स्ट्रॉबेरी एंड क्रीम आर कंज्यूम्ड बाय स्पेक्टेटर्स। ये एक और रिवायत है, और कहा जाता है, लेजेंड ये है कि किंग जॉर्ज फिफ्थ जो है वो विंबलडन आए और स्ट्रॉबेरी और क्रीम खा रहे थे और उन्हें वहां खाई, तो ये रिवायत बन गई। ये लेजेंड है, किस हद तक सही है ये हम नहीं कह सकते। तो ये रिवायत है विंबलडन की, एक अपनी खसूसियत विंबलडन ने मेंटेन की है, एक इनफरादियत मेंटेन की है, जो देखिए बाकी खेलों में खत्म हो रही है। फुटबॉल में काफी हद तक मेंटेन की है, क्रिकेट में
people are out to destroy that, whatever tradition it had, and they have almost destroyed it. तो ट्रेडिशन अच्छी नहीं होती है, लेकिन बुरी भी नहीं होती कि इसको बदलना है. तो अच्छी बात है अगर विंबलडन अपनी टर्म्स पे खिलाता है. और विंबलडन की सीडिंग्स जो होती है वो इंटरनेशनल सीडिंग से मुख्तलिफ होती है. वो नहीं मानते कि दुनिया में कोई नंबर 4 है, 3 है, विंबलडन में भी रहेगा. वो उसका ग्रास का रिकॉर्ड देखते हैं, फिर सीडिंग करते हैं. कई बार झगड़े भी इस पे होते हैं, लेकिन ऐसे ही चलता है विंबलडन. और मैंने शुरू में कहा, कहते जिसने विंबलडन नहीं खेला उसने टेनिस नहीं खेला. जिसने विंबलडन नहीं जीता वो वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन सका कभी. वो ग्रेटेस्ट प्लेयरों में से नहीं है दुनिया के. ये अहमियत है विंबलडन की, और मेरे ख्याल में रहेगी. रिवायात की बात जी, और वो रिवायात तब से आज तक चली आ रही है. इन्होंने इसको मेंटेन किया है, संभाला है. क्या वजह है? मैंने कहा अभी, अच्छी बात है, गलत क्या है इसमें? इसमें गलत कुछ नहीं. और अब आते हैं आज के क्विज की जान. क्या आज विंबलडन की बात? विंबलडन में 47 क्या है मसला? क्या किस्सा है 47? ये पूरी आपको थोड़ी एक्सप्लेनेशन देनी है. 47. विंबलडन में 47 क्या बात है? ये है हमारा आज का क्विज. जवाब देने की जल्दी कोशिश कीजिएगा जी. और अगले हफ्ते हम आपका नाम, अगर आपने सही जवाब दिया होगा, इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे. ये पाकिस्तान की सीरीज शुरू होने वाली है. वहाँ से इंडिया श्रीलंका 13 जुलाई से होगा. श्रीलंका में जो इंडिया की दूसरी टीम गई, रन तो मैंने कहा इनको नहीं आने देना चाहिए था, हमारी बेइज्जती है, भी टीम को लेकर आए. तो जीतेगी फिर भी इंडियन टीम, क्योंकि श्रीलंका कुछ खेल ही नहीं रहा है. और वहाँ से इस दौरान यूरोपियन चैंपियन कोई बन जाएगा फुटबॉल में. और विंबलडन अगले हफ्ते में चला जाएगा. जी. और 10 तारीख को एक लेजेंड का बर्थडे है, उसकी बात अगली. इस वक्त लेते हैं इजाजत. खुदा हाफिज़.